Now let's see the election process. This election process, these are the some 8 phases which has been passed through this election commission. And what are these phases? We will see one by one. First what happened when the election commission declared the dates for the election. Then what has happened? Firstly, the president issues notification. A notification is issued by the president that calls upon the constituency to elect members on a certain date. This date is usually recommended by election commission. The electoral process begins as soon as the notification is issued. तो सबसे पहला फेज़ क्या है कि सब प्रेसिडेंट की तरफ से नोटिफिकेशन इशूड होती है कि किस डेट को सर्टेन डेट में जो है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कंडक्ट होगी, ठीक है। और ये जो डेट है कहाँ से आती है? ये दी जाती है थ्रू द रिकमेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। नाउ द सेकेंड फेज इज कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड? द Election Commission announces the last date for filing of nomination papers. Means जिसे भी nominate करना है या nominate होते हैं, they file their particular date is given them to filing their papers. Party candidates and independent parties file their nomination papers on before this date. These usually preceded by the announcement of names of candidates by political parties. Candidates are also free to political parties है वो अपने अपने candidates के names announce करते हैं, फिर उसके बाद वो candidates अपने papers file करते हैं। अब यहाँ पर आपने one word you can see party candidates means different party candidates, and another is independent candidates. Who are independent candidates? Remember that candidates not affiliated to any political party. वो political party से affiliated नहीं होते, वो किसी political party से related नहीं होते, they are known as independent candidates. वो अपनी बलबूते पर एज ए कंस्टिट्यूंसी में एज ए कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं। दीज यूजुअली कैंडिडेट्स आल्सो फ्री टू विड्रॉल। अब ये जो कैंडिडेट्स हैं दे आर आल्सो फ्री टू विड्रॉल देयर नेम्स बिफोर नॉमिनेशन, बिफोर गिवन द डेट। नॉमिनेशन के डेट के बिफोर वो कैंडिडेट्स अपने नाम भी वापस ले सकता है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो फ्री टू विड्रॉ देयर नॉमिनेशंस बिफोर गिवन डेट। अब जो डेट में उन्होंने पेपर्स फाइलिंग करनी है, अपने नॉमिनेशन पेपर्स जिसमें फाइलिंग करनी है, उस डेट के बिफोर कैंडिडेट्स अपना नाम यदि वो ना चाहता हो तो विड्रॉ भी कर सकता है। तो अब ये फर्स्ट हुआ है, डेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन होता है। अब दूसरा हो जाता है, दूसरे जो फेज़ है कैंडिडेट्स को अपने नॉमिनेशन के लिए पेपर्स देने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं पर्टिकुलर डेट में। नाउ द थर्ड वन इज स्क्रूटनी ऑफ द कैंडिडेट्स। अब थर्ड फेज जो है स्क्रूटनी ऑफ कैंडिडेट्स की सारी चीज़ें की स्क्रूटनी होती है उनका कि उन्होंने जो पेपर्स में सबमिशन किए हैं, जितने उनके जो इंफॉर्मेशन है वो राइट है, रॉन्ग है, दैट ऑल्सो चेक हर टीम। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर मैंने पहले ही बताया आपको कौन होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर इन चार्ज इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। जब पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, डिवीज़न में बांट दिया जाता है, तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हेड ऑफिसर होता है उसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। उसी तरह बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके भी अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर्स जो पेपर्स फाइल नॉमिनेशन के लिए होता है उनको बहुत अच्छी तरीके से चेक करते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स विथ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड।
अब इस नॉमिनेशन पेपर में यदि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो इनवैलिड, सपोज़ उन्होंने अपने जन्म की तारीख गलत लिख दी, सपोज़ उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, या सपोज़ उसने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से उनके नॉमिनेशन को, पेपर्स को इनवैलिड डिक्लेयर्ड बता दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है। आफ्टर रिगरसली गोइंग थ्रू एवरी नॉमिनेशन पेपर, द रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिशेस द लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब बहुत अच्छी तरीके से चेक करने के बाद जब रिटर्निंग ऑफिसर लिस्ट, उसके बाद वो जो कैंडिडेट्स के वो लिस्ट इश्यूज़ करती है, पब्लिश करती हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से कैंडिडेट्स खड़े होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। अब ये तो सारे काम अब यहाँ पर हमने देख लिया कि कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फाइल करते हैं, फिर उस नॉमिनेशन फाइल को बहुत अच्छी से तरीके से चेक किसके थ्रू किया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। फिर वो यदि गलत हुआ तो फिर वो उनके नॉमिनेशन को इनवैलिड करार दिया जाता। उसके बाद उनको जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो रिटर्निंग ऑफिसर और कमीशंस की तरफ से इश्यू की जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। अब ये जो इलेक्शन होते हैं, हर एक पार्टीज़ की अपनी अपनी सिंबल्स होते हैं, तो उनके कैंडिडेट्स के लिए भी वही सिंबल्स अप्रूव होते हैं। तो द इलेक्शन कमीशंस अप्रूव्स एंड एलोकेट्स सिंबल्स टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ठीक है। एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ while allocating symbols, the election commission makes sure as it may confuse or mislead the voters। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कमीशन की तरफ से कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट पार्टीज़ के जो सिंबल्स है वो एक जैसे नहीं हो। यदि ऐसा होगा तो क्या होता है कि वो जो पीपल्स हैं उनको वोटर्स को मिसलीड कर सकती, मिसगाइड कर सकती है। ठीक है। ओके, You understood about the allocation of the symbols? Symbols किस तरह से allocate होते हैं। Next phase is election manifestos and campaigning। अब कोई भी पार्टीज़ है, अपने रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कंस्टिट्यूंसी में, पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने खड़ा किया, तो अब उस पार्टीज़ की कुछ मैनिफेस्टोज होती है, कुछ घोषणा पत्र होती है जिसके अकॉर्डिंग दे हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब क्या मैनिफेस्टोज होती है, वो क्या कैंपेनिंग करते हैं, वी विल सी दैट। पॉलिटिकल पार्टीज रिलीज देयर मैनिफेस्टोज एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। ठीक है। अपना घोषणा पत्र में निकालती कि ये हम मेरी सरकार आएगी, मेरी गवर्नमेंट आएगी तो हमने यहाँ सड़क बनवा देना है, मेरी गवर्नमेंट आएगी तो हम कई सारे स्कूल्स खुलवा देंगे, मेरी गवर्नमेंट आएगी तो हम बिजली के बिल अदा कर देंगे। तो सच मेनी थिंग्स आर गिवन इन द मैनिफेस्टोज, had given in the manifesto. Election manifesto outline the programs and policies that political party commits to implement for the welfare of the people. ठीक है, if voted to power। तो ये सारी बातें इनके मैनिफेस्टोज में होती है। वो पॉलिसीज विच दे हैव टू वर्क फॉर पीपल्स तक पहुँचेंगी। तो वो किसके थ्रू करते हैं? Through campaigning, the candidate tries to persuade voters to vote for him or her rather than the rival contestants. It is done through meetings, speeches and display of banners. अब ये सारी बातें कैंपेनिंग के थ्रू वो सारे अपने मैनिफेस्टोज के बारे में बताते, फिर बहुत सारे कैंपेन्स करते हैं, रैलीज़ करते हैं, बैनर्स निकालते हैं और अपने राइवलरी जो होते हैं उनके अगेंस्ट में कि आप उनको वोट ना देकर मुझे दीजिए, मैं आपके वेलफेयर के लिए ये काम करूँगी। तो ये कैंपेन कंडक्ट कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ पोलिंग।
और आप लोगों ने भी देखा होगा कि इलेक्शन के समय किस तरह से रैलीज निकलती, कितने कैंपेन्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो घर घर जाके वोट के लिए पीपल से अपील करते हैं। तो बहुत सारी बातें इस कैंपेन में होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ पोलिंग। अब तो ये सारी बातें हो रही है, अब कहाँ इलेक्शंस होंगे, उसके लिए क्या कोई जगह होनी चाहिए ना। तो पोलिंग, वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ्स। अब ये वोटर्स जो होते हैं उनको कहाँ जाना होता है, पोलिंग बूथ्स में फॉर द वोटिंग। दैट इज प्लेसेस मार्क्ड फॉर वोटिंग एंड कास्ट देयर वोट थ्रू अ सीक्रेट ballot. Every person whose name is on the voter list of name of those who are going to vote in a political constituency can go to the polling booth with their voter photo identity card to cast their vote. The photo identity card helps to check cheating or impersonation. अब क्या होता है कि ये जो पोलिंग बूथ में वोटिंग के लिए मार्क्ड होते हैं कि पर्टिकुलर एरिया हैव टू गो फॉर वोटिंग, उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ्स में जाना होगा। फिर वहाँ पर उनको विद देयर आइडेंटिटी कार्ड, एंड आइडेंटिटी कार्ड वेयर व्हाट इज़ मार्क्ड, देयर फोटो शुड बी मार्क्ड। और ये जो काम है आइडेंटिटी, मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि ये फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो शुरुआत है, इनिशिएशन है, किसने किया था, TN शेषन। उन्होंने जो इलेक्शन में जो मैल प्रैक्टिसेस होते हैं उनको कम करने के लिए ये पॉलिसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इम्प्लीमेंट करवाई थी। ठीक है, तो इस तरह से पोलिंग बूथ में हर एक वोटर अपने आई कार्ड के साथ, दोज आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, अपने आई कार्ड के साथ जिसमें वोटर फ़ोटो भी साथ लगे होते हैं, अटैच्ड होते हैं, लेके जाना पड़ता है और वहाँ पोलिंग बूथ में वोट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। अब हमने देख लिया, नोटिफिकेशन देख लिया, प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन को देखा, फिर कैंडिडेट्स के फाइलिंग और नॉमिनेशन को देखा, डेट, फिर उसके बाद उनके जो नॉमिनेशंस फाइल होते हैं उनके पेपर्स को चेक करने का सिस्टम है वो देखा, फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से सिम्बॉल्स के एलोकेशंस होते हैं वो देखा। नेक्स्ट है कि इलेक्शन में किस तरह से मैनिफेस्टोज एंड कैंपेनिंग की जाती है वो देखा। फिर पोलिंग बूथ की कहाँ इलेक्शन होता है, दैट प्लेस इज़ पोलिंग स्टेशन, वहाँ पर किस तरह से वोट्स दिए जाते हैं। अब उसके बाद वोटिंग तो हो गई, अब नेक्स्ट फेज सेकेंड लास्ट फेज होता है काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये सारी वोटिंग होगी, अब वो वोट को काउंट करना और फिर रिजल्ट को डिक्लेयर करना, ये सेकेंड लास्ट फेज होता है इलेक्शन कमीशन का। काउंटिंग और इलेक्शन प्रोसेस का, काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक्स प्लेस एट अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस, ठीक है, अंडर हेवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑन ए डे फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। अब ये जो काउंटिंग का डेज है वो बहुत ही एक पर्टिकुलर एरिया पर, सेंट्रलाइज प्लेस पर बहुत सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर काउंटिंग शुरू होती है। द काउंटिंग सेंटर फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये जो फंक्शंस है ये भी किसके अंडर में सुपरवाइज किया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर के सुपरवाइज में ये सारे काउंटिंग भी होते हैं। हु वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिसर्स, और अदर ऑफिसर्स के हेल्प के साथ ये सारे काम होती रहती है। Candidates and their authorized agents are the name of the winner, the candidates who has secured the maximum number of votes. अब ये जो सेंटर है यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर अपने अदर्स ऑफिसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, काउंटिंग का काम सुपरवाइज कर देते हैं। कैंडिडेट्स एंड द ऑथराइज्ड एजेंट्स जितने भी होते हैं, दे आर अलाउड टू इनसाइड द हॉल ड्यूरिंग द काउंटिंग। हॉल के अंदर उनको बैठने के लिए कहा जाता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, अब जब काउंटिंग ख़त्म हो जाती है इज ओवर, रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर, हु डिक्लेयर, रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर द नेम ऑफ विनर।
that is the candidate who has secured the maximum number of votes. Okay, now the last phase is election petition. अब क्या होता है कि कभी भी अनफेयर मेथड्स यूज़ किए गए इलेक्शन में, या कुछ करप्शन हुआ या कुछ धांधली हुई, तो उस समय जो कैंडिडेट्स है ही कैन फाइल अ पेटिशन इन द हाई कोर्ट. हाँ, तो देखो इसको पढ़ो. इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ डाउट्स अबाउट द यूज़ ऑफ अनफेयर मेथड्स और चीटिंग इन द इलेक्शन प्रोसेस, ही और शी कैन फाइल अ पिटीशन इन द हाई कोर्ट. कहाँ पर वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में, है ना. जुडिशरी है ना हमारी, जो मेन है, जहाँ पर सारे मामलों के कानून है, कानून के थ्रू वो अपने साथ जो चीटिंग हुई है या अनफेयर्स हुआ है, मेथड्स हुए हैं या करप्शन उनके साथ हुआ है, तो वो उसकी फाइलिंग कर सकते हैं, वहाँ पर अपील कर सकते हैं. फ्रेश इलेक्शन कैन बी ऑर्डर्ड इन केस द EVMs आर डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट. और कभी ऐसा हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए EVM खो गए, EVM मशीन खो गए, जहाँ पर वोटर्स ने अपने कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे, उस मशीन डिस्ट्रॉय हो गया या टूट फूट गया या लॉस्ट हो गया, तो ऐसे केस में जो कमीशन है फ्रेश इलेक्शन भी कराने का ऑर्डर दे सकता है. तो ओके, दिस इज़ द इलेक्शन process to choose a candidate. Okay, next topic is types of elections. In a democratic country such as India, there are 3 types of election. Let us take a look at them. So types of election we have normally facing 3 type of election. That is, first is general election, second is midterm election, and third is by-election. So why general election? What is the reason behind it? General conduct of general election, that is to form a new government at the center. और इनका जो लोकेशन होता है ऑल अक्रॉस द कंट्री एट द सेम टाइम पीरियड. और ड्यूरेशन एंड टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ द 5 years. तो ये क्या जनरल इलेक्शन जो है वो न्यू गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए होता है, और इसकी जो लोकेशन है या स्केल ऑफ द इलेक्शन ऑल ओवर द कंट्री एट द सेम टाइम पीरियड. ठीक है, और इसका पीरियड है 5 years, टेन्योर है 5 years. ठीक है. नेक्स्ट इज मिड टर्म इलेक्शन. मिड टर्म इलेक्शन व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ बिन पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द लोकसभा. क्या होता है कि कभी कभी जो सरकार मेजॉरिटी में आती है और अपोजिशन मेजॉरिटी में, सपोज़ उनके वर्क या उनके काम से अपोजिशन खुश नहीं है ना, कि वो वेलफेयर ऑफ द वर्क पीपल इज़ नॉट डूइंग, तो ऐसे समय में वो सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है. और यदि सरकार ये पास हो गई, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो फिर से इलेक्शन होने की संभावना होती है. तो उसे कहते हैं, उस इलेक्शन को बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन. और लोकेशन एंड स्केल एट द सेंटर. ये जो मिड टर्म इलेक्शंस है वो कहाँ, इसका सेंटर जो है वो एट द सेंटर. सेंटर के जो इलेक्शंस होते हैं दैट इज़ मिड टर्म इलेक्शन. और इनकी टेन्योर
बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 years टर्म, मीन्स 5 years कंप्लीशन के पहले। सपोज 2 years के बाद, 3 years के बाद इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो फिर मिड टर्म इलेक्शन होता है, ठीक है। थर्ड वन इज बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन कब होता है? रीज़न फॉर द इलेक्शन, इस इलेक्शन होने का कारण क्या है? सडन डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने रिज़ाइन दे दिया या अचानक सडन डेथ हो गई, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है? फिर से इलेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं बाई इलेक्शन। और इनके लोकेशंस कौन हो सकता है? इन एनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, और कब तक? ओनली टिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन कैन टेक प्लेस। कब तक? जब तक कि नया कोई इलेक्शंस नहीं हो जाता, तब तक वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिनिस्टर मीन्स पद पर रह सकता है। ओके। डेमोक्रेसी में बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी में थे, पॉपुलेशन कम होती थी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल, ऑल द पीपल कैन पार्टिसिपेट। बट जब पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं तो सभी पीपल का पार्टिसिपेशन संभव नहीं हो पाता, तो उस ऐसे केस में रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह की डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत अहमियत होती है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक विचारधारा या एक पॉलिसीज़ के रिलेटेड होते हैं, तो वो लोग आपस में जुड़ जाते हैं और दे फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे अपने यहाँ पर बहुत तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल पार्टी भी है और रीजनल पार्टी भी है, ठीक है। नाउ लेट अस सी। Political parties are an integral part of representative democracy. A political party is an organized group of people who agree on social and political policies and come together to contest election with the aim of being part of the government. ठीक है? They usually comprise candidates, office holders and activists. Political parties are the link between the citizen and the government, between voters and the representative institutions. They provide political education to the citizens and motivate them to participate in elections. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु एग्री ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन विद द एम ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक विचारधारा, एक सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ वाले लोग एक साथ जब आके मिलते तो दे फॉर्म अ political parties, or it usually comprise candidates, office holders and activists. Political parties are the link between the citizens and the government, between voters and representative institutions. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है किसके बीच का लिंक का काम करता है? गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन के बीच, ठीक है। They provide political education to the citizen and motivate them to participate in election. वो ये भी पॉलिटिकल एजुकेशन मीन्स इस तरह के कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, गवर्नमेंट में आप अपनी पार्टिसिपेशन दीजिए थ्रू इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। इफ़ दे आर पार्टिसिपेट तो रिप्रेजेंटेटिव भी वैसे ही चुन के आएंगे, गवर्नमेंट भी वैसे फॉर्म होंगे जो ज़्यादा वर्क कर सके। और यदि उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो डेवलपमेंट या जो वर्क है
और वो उनसे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए ये पार्टीज़ भी सिटीज़न को मोटिवेट करती है टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, उनको पॉलिटिकल एजुकेशन देती है। थ्रू दिस they provide the political education and motivate them to participate in election. Now next is now the next topic is about the party system across the world. Now in this topic we have to see here about the types of the party that were prevailing across the world. Let's see. Political parties work through an organized party system. The party system may vary from country to country. They can be classified into, so first is single party system. And what is single party system? It is where one party system. Single party system means one party system where there is only one dominant party. For example, चाइना में जो पार्टी सिस्टम है वो वन पार्टी सिस्टम है, और वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट है? कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, और वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कई वर्षों से अभी रूल कर रहे हैं। तो ये सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सिंगल पार्टी सिस्टम। उसी तरह से अनदर टाइप्स है बाई पार्टी। व्हाट इज बाई मीन्स टू। तो टू पार्टी सिस्टम क्या है? फॉर एग्जाम्पल इट इज प्रिवेलिंग इन यूके एंड यूएसए। हियर इज ऑल्सो only two party system. Third one is multi party system. Multi party system means where there are more than two parties. For example, in India you can see here in our country there are so many parties are working, such as Congress, BJP, RJD, JDU, AIDMK and so many, है ना। तो in India which party system is prevailing? Multi party system. So this party system is classified into three. First, single party system, second bi-party system, and third is multi-party system. And in exam the question can be asked, give the example of single party system, a country, name a country which are having single party system. So you can give the answer China. Next is bi-party system is in which country? It is found in UK and USA. And third, multi-party system, and multi-party system is prevailing in India. It's okay. Now let's see political parties in India. So there are two political parties. That's we can see that in India we have national parties and regional parties. National parties have a nationwide following, while the supporters of the regional parties are confined to certain areas of the country. So political parties is classified into two in our country. First is national parties and second is regional parties. So national parties have a large nationwide following. इनको फॉलो करने में पूरे नेशन में होते हैं, ठीक है। और दूसरा है रीजनल पार्टी विच इज़ कन्फाइंड, जो कि कहाँ तक कन्फाइंड होते हैं? जिसके सपोर्टर्स रीजन पर्टिकुलर रीजन में होते हैं, रीजनल पार्टीज कहलाती है, ठीक है, to certain areas of the country. Now one by one let us discuss about the about these parties. First, national parties. What should be the condition for any party would be a national party or state party? Let's see. A political party is recognized as a national party if it fulfills any of the following conditions. कोई भी political party
नेशनल पार्टी या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। आप इसको, ये दो बातें आपको जाननी है कि अ पॉलिटिकल इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इफ they are following the fulfills the following conditions. And what are these conditions? Let's see. The candidates nominated by the party in 4 or more states in the last general election should have secured at least 6% of the total valid votes cast. At least 4 candidates from that party should have been elected to the Lok Sabha from any states. तो जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि जो टोटल वोट्स है उसका 6% उस पार्टी को मिलना चाहिए। सपोज टोटल वोट्स मान लिया जाए 100 है, तो 100 के कितने परसेंट? 6 वोट्स उस पार्टी को यदि मिलते हैं तो उस पार्टी को क्या रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा? एज ए नेशनल पार्टी। और नहीं तो एटलीस्ट 4 कैंडिडेट्स, कम से कम 4 कैंडिडेट्स शुड हैव बीन इलेक्टेड टू द लोकसभा इलेक्शन में 4 कैंडिडेट्स कम से जो है उनके 6% उनकी पार्टी को जाना चाहिए, और नहीं तो उनके कैंडिडेट्स कम से कम 4 कैंडिडेट्स लोकसभा इलेक्शन में चुन के आने चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड इज द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एट लिस्ट 4 स्टेट्स। इनको 4 स्टेट्स में होना है, तो ये एटलीस्ट स्टेट पार्टी तभी माना जाएगा जब ये एटलीस्ट 4 स्टेट में इनको रिकॉग्नाइज्ड किया जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोक सभा द पार्टी शुड हैव वोन एट लीस्ट 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोक सभा। द पार्टीज कैंडिडेट शुड हैव बीन इलेक्टेड टू द लोक सभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 सीट्स। अब पहले क्या था, 4 सीट्स जीत कर आना चाहिए। अब क्या हुआ इन लास्ट जनरल इलेक्शन में, क्या हुआ कि कम से कम 3 सीट्स, नॉट लेस देन 3 सीट्स, 3 सीट से कम नहीं होना चाहिए। पार्टी कैंडिडेट शुड हैव बीन इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 सीट्स, मीन्स 3 सीट से ऊपर वो सीट्स चुनकर इलेक्ट होकर लोकसभा इलेक्शन में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज। अब ये क्या है रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज? रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज आर दोज हुज इन्फ्लुएंस इज जनरली लिमिटेड इन 1 or 2 states. A party is recognized as state party if it fulfills any of the following condition. अब इसको हम रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी भी बोल सकते हैं और स्टेट पार्टी भी बोल सकते हैं। उसी तरह नेशनल पार्टी को हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी बोल सकते हैं और नेशनल पार्टी भी बोल सकते हैं। तो इस दोनों तरह से आपको ध्यान में रखना है। यदि हमने कहा रिकॉग्नाइज्ड पार्टी तो आपको समझ जाना चाहिए कि यू हैव टू राइट अबाउट द नेशनल पार्टी। इफ आई आस्क्ड अबाउट द रीजनल पार्टीज, दैट मीन्स यू हैव टू टेल अबाउट द स्टेट पार्टी। ठीक है, सॉरी। Now next, candidates. What are these conditions for state parties? First, the candidates nominated by the party in the last general election to the state assembly should have secured no less than 6% of the total valid votes cast. At least 2 candidates of party should have been elected to the state assembly. अब स्टेट असेंबली में उनको कम से कम 2 कैंडिडेट तो चुनकर आने ही चाहिए, और जो टोटल वोट्स पड़ते हैं उनके 6% वोट्स इनकी पार्टी को पड़नी चाहिए, तभी वो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज ए national state parties or regional parties. In the last general election to the state assembly,
the party should have won at least 3% of the total number of seats in the assembly or 3 seats, whichever is more, है ना. लास्ट जनरल इलेक्शन में क्या था, पार्टी शुड हैव वोन एट लीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट, द पार्टी शुड हैव had at least one member elected to the Lok Sabha. Next is topic is about the formation of government. What is? You can see in a democratic parliamentary system such as India, the party that gets the majority in parliament is called the ruling party. Its leader is invited to form the government. The leader of the majority party heads the legislature and minister of the government such as cabinet minister. अब क्या है, देखो कि आप जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में आती है उसको ही वही रूलिंग पार्टी बनती है. जैसे हमारे लोकसभा में देयर आर 545 सीट्स एंड हाफ ऑफ द 545 इज़ टू बी द 272, नियर अबाउट 272. तो इतनी सीट जो भी रूलिंग पार्टी है में, ये जो मेजॉरिटी में आई है, जो पार्टी आती है मेजॉरिटी में, उनको 272 या उससे अब सीट्स लेकर आना है, तभी उनको क्या कहा जाता है, दे आर एन मेजॉरिटी पार्टी. और मेजॉरिटी पार्टी को ही इज कॉल्ड, मेजॉरिटी पार्टी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और उन्हीं इसी पार्टी के लीडर को इनवाइट किया जाता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. लेकिन समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है. तो ऐसे सिचुएशन में हाउ द गवर्नमेंट हैड फॉर्म, हाउ द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म, लेट अस सी. दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड coalition government. Okay, just see, in multi-party system a single party, some parties join together to form the government. Such government is called coalition government. यहाँ आपको बात समझ में आ रही है कि कभी कभी मल्टी पार्टी सिस्टम, जो हमारा जो मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे कंट्री के अंदर, उसमें कभी कभी किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है. तो क्या किया जाता है, ऐसे समय में कुछ अदर्स पार्टी के सपोर्ट से गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है. और इस टाइप की गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार. आपने बहुत बार ये नाम भी सुना होगा. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कोएलिशन government. Generally a party which gets majority of votes leads the coalition. अब क्या है, coalition government में क्या है, अलग अलग कई पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं, लेकिन कौन उनको लीड करता है, कौन उसका लीडर होता है, तो वही पार्टी उसकी लीडर होगी जिसके पास सबसे अधिक मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होंगे. ठीक है. Before joining the coalition party, hold discussion and agree upon a common program. This function as a broad outline for the policies of new government, है ना. तो ये जो coalition government होती है, तो ये ऐसे ही नहीं सडन बन जाती है. पहले सारी पार्टीज उनके एक एक कंसेंस, मतलब उनके बीच जो है एग्रीमेंट, वो एग्री होते हैं, उनके बीच डिस्कशन होता है, और एक वो कॉमन प्रोग्राम के थ्रू सभी आपस में सहमत होते हैं और फिर दे फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट. इस तरह के गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. तो इस तरह से वी कैन सी कि कोएलिशन गवर्नमेंट का स्टार्ट सबसे पहले कब हुआ था. In India, a coalition government was first formed in 1977. कब हुआ था? It is formed in 1977.
with the Janata Party forming the government as a result of the merger of many parties. कई पार्टीज को मिलाकर जनता पार्टी ने मर्ज करके क्या बनाई थी, गवर्नमेंट फॉर्म की थी. और इन द 13th Lok Sabha of 1999, a coalition known as National Democratic Alliance (NDA), led by the BJP, formed a government at the center. ठीक है. और हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 90s के बाद 1991 के बाद कोई भी ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म मेजोरिटी में कोई भी पार्टीज नहीं आ पाई है टिल 2040 तक के इलेक्शंस में. जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं उसमें कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई. अभी 2019 में जो पार्टी आई है बीजेपी, इस पार्टी ने मेजोरिटी लेकर गवर्नमेंट फॉर्म की है. लेकिन इसके पहले जो भी गवर्नमेंट जिसने भी फॉर्म करा था वो सारे कोएलिशन गवर्नमेंट थी. तो हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम 2004 to 2014 द नेशनल यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मीन्स यूपीए, आपने सुना भी होगा नाम यूपीए, फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर. 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने शासन किया कहते हैं, लेकिन कांग्रेस भी मेजोरिटी लेके नहीं आई थी. उन्होंने दूसरे पार्टीज़ की हेल्प लेकर फिर अपना मेजोरिटी शो किया और कोalition गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया. तो इस तरह से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है जब कभी कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है. ओके, सॉरी. And now we will see here what is the benefit of the coalition government. A coalition government has some advantages such as, what are that advantages? इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे क्या एक फ़ायदा ये होता है कि इस गवर्नमेंट में डिफरेंट वाइडर पब्लिक ओपिनियन एज इट रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्टीज़, अलग अलग पार्टीज़ के लोग इसमें शामिल होते हैं. तो इससे क्या होता है, पब्लिक ओपिनियंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा भी पता चलता है. इट रिप्रेजेंट्स अ वाइडर पब्लिक ओपिनियन एज इट रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्टीज. नेक्स्ट, इट अडॉप्ट्स अ कंसेंसस बेस्ड अप्रोच दैट लीड्स टू लेस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन. ठीक है, सबके कंसेंसस से बेस्ड से तैयार होती है ये पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट. हाँ, नेक्स्ट इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट आल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेज. अब इसके एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेज भी हैं. तो क्या है? फर्स्ट, सच अ गवर्नमेंट इज prone to disagreement and conflicts among the allies as their basic ideologies are generally different. अब यहाँ पर क्या बात हो जाती है कि डिफरेंट पार्टीज़ है, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है. ठीक है, उन्होंने आपस में वो शामिल तो हो गए, लेकिन समटाइम्स उनके बीच में क्या हो जाता है, कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं, डिसएग्री भी हो जाते हैं किसी बात के लिए, क्योंकि वो अलग अलग आइडियोलॉजी और अलग अलग विचारधारा से रिलेटेड होते हैं अलग अलग पार्टीज़. देयर मे बी शार्प कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिलेज इन इम्प्लीमेंट्स ऑफ सम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. और कभी कभी कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है जो सरकार को तुरंत डिसीजन लेना होता है, लेकिन अदर्स पार्टी के जब तक कंसेंसस को नहीं वो फॉलो करेंगे तब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार, सिर्फ एक पार्टी की इच्छा है कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए और दूसरी पार्टी नहीं चाहती है वैसा कि वो काम वहाँ पर हो, तो वो वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाता है. तो ये क्या होता है, इससे क्या इसके कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है. मतलब दो पार्टीज़ की उनकी आपस में विचारधाराएं नहीं मिल पाती हैं. ठीक है. नाउ रोल ऑफ द अपोजिशन. अब हमने देखा मेजोरिटी पार्टीज क्या बनी, रूलिंग पार्टी ही कहलाती है. और समटाइम्स कभी कोई पार्टीज़ को मेजोरिटी नहीं मिल पाई तो वो कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करते, दे आर फॉर्म द गवर्नमेंट थ्रू द
कोalition, 2 और 3 पार्टी। अब इस समय कौन सी पार्टी हेल्प करती है? अभी जैसे नेशनल पार्टी हमने पढ़ी और उस समय स्टेट पार्टीज़ आकर जो मेजॉरिटी वाले जो जिनको ज़्यादा वोट मिली होती है उस पार्टी के साथ आकर मर्ज कर जाती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी नहीं है उसके अदर्स पार्टीज़ को क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं ऑपोजिशन। तो रोल ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है? रोल ऑफ द ऑपोजिशन, द ऑपोजिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी. It keeps check on the government policies, keeping in mind the welfare of the country and the people. ये जो अपोजिशन रहती है उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सपोज़ यदि जो मेजॉरिटी या जो रूलिंग पार्टी है गलत तरीके से कुछ निर्णय ले रही हैं या कहीं पर करप्शंस दिखाई दे रहा होता है, तो जो अपोजिशन पार्टी है इन बातों को सामने रख सकती है कि ये जो सरकार काम कर रही है वो पीपल के वेलफेयर के अगेंस्ट में है। तो ये जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या कर सकती है? क्रिएट अ पब्लिक ओपिनियन बाय होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स। डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती है, रैलीज कर सकती है, पब्लिक मीटिंग्स कर सकती है। जैसे अभी पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो जो अपोजिशन है फिर वो सामने खड़े होते हैं कि आपके किस शासन में या आपने पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत बढ़ा दिया, इट इज़ नॉट गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, आपको इसका दाम कम करना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन आने पर जो अपोजिशन है वो काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, रैलीज निकालते हैं और पब्लिक मीटिंग्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समय समय पर आपने देखा होगा कि अभी हमारी कौन सी रूलिंग पार्टी, कौन सी पार्टी रूल कर रही है? बीजेपी, लोकसभा में बीजेपी। अब उनके अपोजिशन कौन बैठते? कांग्रेस। तो आप जब कभी पेपर उठा के देखोगे तो समटाइम्स कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बातें उठती है कि सरकार ये काम गलत तरीके से कर रहे हैं या उनकी डिक्टेटरशिप चल रही है, सरकार पीपल के वेलफेयर के लिए सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये जो बात है, ये इन सभी बातों को कौन उठाता है? ऑपोजिशन पार्टी। और वो किस तरीके से उठाते हैं? थ्रू रैलीज, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस और थ्रू द पब्लिक मीटिंग्स। Now I hope you understand the chapter